आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और हमारे साथ सौरभ कुमार शाही मौजूद हैं। और पिछले 24 घंटों में क्या हुआ है उसका अपडेट लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। और काफ़ी कुछ हो रहा है क्योंकि हम जब से यहाँ ईरान में हैं तब से तो सब कुछ लग रहा था ठीक है, लेकिन कल से थोड़ी बेचैनी बढ़ी है। और जो हमारे साथ भी लोग हैं उनका भी कहना है कि हमें ये देश छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दूसरे दिन भी ईरान ने मिसाइलें मारी हैं यूएई पर, वो साफ दर्शाता है कि अब अग्रेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस वक्त यहाँ बज रहे हैं लगभग 1 और हिंदुस्तान में लगभग 3 बज रहे हैं सुबह के। और सुबह 9 बजे आप ये वीडियो देख रहे हैं। और तब तक खबर ये भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में भी एक वेसल में मिसाइल मारी गई है, आग लगने की खबर है। तो जंगी हालात हैं और माना जाएगा कि ईरान ने यूएई पर तो हमला कर ही दिया, लगातार दूसरे दिन है और यूएई ने इसकी पुष्टि की है। लेकिन ईरान कह रहा है हमने औपचारिक तौर पर हमला यूएई पर नहीं किया है, ये ईरान की स्ट्रैटेजी है। ट्रंप ने भी काफ़ी कुछ बोला है, तो इन सब बिंदुओं पर बात करेंगे। शाही साहब, दूसरे दिन भी यूएई में मिसाइलें मारी हैं ईरान ने, और यूएई ने कहा है ऑफिशियली कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ है और उसने ड्रोन्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया है। किस तरीके का हमला है और टारगेट क्या किया गया? एक बल्क कार्गो टारगेट किया गया है। वो अगेन कोशिश कर रहा था गल्फ ऑफ ओमान की तरफ से निकलने की, ब्लॉकेड को यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले उसको तोड़ने की, बाईपास करने की, उसको मारा गया है। 2-4 चीज़ें जो आज देखी गई हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सुबह जो स्टॉर टैंकर्स हैं, यानी जो प्लेन्स को रिफ़िल करते हैं हवा में, उनकी संख्या बड़ी तादाद में देखी गई। इनफैक्ट पूरे वॉर के दौरान, क्योंकि मैं हर दिन वो ट्रैक करता था, पूरे वॉर के दौरान उतने टैंकर्स जो हैं वो हवा में नहीं देखे गए थे जितने आज सुबह में देखे गए हैं। तो एक तो वो बड़ा सरप्राइजिंग था इनिशियली। इसका मतलब ये है कि अमेरिका और इज़राइल इसलिए क्योंकि उसमें से 2 टैंकर्स जो हैं उनका ओरिजिनेशन तेल अवीव एयरपोर्ट जो है वो दिखाया गया और वहाँ से वो आई थी टैंकर्स इतनी बड़ी तादाद में। जैसा मैंने कहा, वॉर के दरमियान भी टैंकर्स नहीं थे। तो इज़राइल और अमेरिका अपने तरीके से ये कह रहा है यूएई को कि जितनी हमसे मदद हो सकती है बिना सीज़ फायर तोड़े हुए वो हम आपको कर रहे हैं, बाकी हमला एक्चुअल तो आप नहीं करना है। मतलब यहाँ जो कल हमारी आपकी बात चल रही थी कि यूएई जो ओपेक से बाहर होकर के तेल वेल अपना निकालना चाह रहा है, तो ईरान ने उसको रोक दिया हमला करके, मार के शिप। और आज हम लोग बात भी कर रहे थे कि फुजैरा और तमाम जगहों से शिप्स जो हैं यूएई ने अपने हटाए हैं, यानी उन मिसाइलों का असर दिखने लगा है। जैसा आप कह रहे हैं कि यूएई को अब हुस्का रहा है अमेरिका और इज़राइल की, अब तुम हमला करो ईरान से लड़ाई करो, तुम्हारे बगल में भी है, तुम लड़ो, हम तुम्हारा पीछे से साथ दे देंगे। शाही साहब, एक खबर ये भी है कि नेतन्याहू ने बड़ी लंबी बात की है क्राउन प्रिंस से यूएई के। और फिर खबर ये भी है कि इजराइल बहुत उतावला भी हो रहा है कि जंग किया जाए, यूएस को भी बोल रहा है जंग किया जाए। सिनेरियो क्या सिनेरियो बनते हैं? जैसे हम लोगों ने कल सुबह 3 सिनेरियो की बात आपने की थी और उसमें से एक सिनेरियो सही हुआ। इस समय किस मुहाने पर खड़ा है? देखिए, यूएई के अंदर में अपना भी तफरका कोई कम नहीं है। 2 दिन पहले तो दर्शकों को ये समझा दें कि यूएई कोई प्रॉपर कंट्री नहीं है। ये 7 अमीरात जो हैं उनका एक महाज कह लीजिए, 7 अमीरात हैं इसमें। तो उसमें यूएई में दुबई अलग है, शारजा अलग है, आबू धाबी अलग है, रसल खेमा अलग है। तो नॉमिनल हेड जो है यूएई का, वो तो जाहिर है कि आबू धाबी के जो हेड हैं वही बनते हैं, जो इस केस में MBZ है, मोहम्मद बिन जायद हैं। लेकिन दुबई उसके इस कंडक्ट से खुश नहीं है और दुबई के आमिर ने परसों एक पोस्ट लिखा है जिसको एक वेल्ड अटैक माना गया है MBZ पे, कि भाई आप अपने उसके कारण आपने सबको खतरे में डाला है। ईरान का जहाँ तक अपना मानना है, वो चाहता है कि यूएई कुछ करे, क्योंकि मेरे ख्याल से ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन में और सोसाइटी में यूएई को लेके अब ये एक जिसको आमराई बन गई है कि भाई ये इसको मज़ा चखाना बहुत ज़रूरी है। बियॉन्ड, मतलब ये बाकी जगहों पे तो आपने अमेरिकन बेसिस पे हमले किए, इनको कुछ इस तरह से करना ज़रूरी है कि ये जो
जो चिहुआवा है, छोटा कुत्ता होता है ना जो ज़्यादा भौंकता है, तो उनको ये लगता है कि ये चिहुआवा को चुप कराना जो है बहुत ज़रूरी है। इसके लिए वो काफ़ी कॉन्फिडेंट भी नज़र आते हैं कि ये हो, लेकिन अल्टीमेटली हमला तो यूएई को करना है। अगर वो हमला नहीं करता है तो जाहिर है कि उस पर मतलब सिविलियन इलाकों पे ईरान हमला नहीं कर सकता। तो ईरान चाहता है कि वो इस तरह का कुछ करे ताकि फिर ईरान के पास कॉज हो उसको नेस्तनाबूद करने का। मतलब कह लें कि यूएई को सबक सिखाने के मूड में ईरान अच्छे तरीके से है। इसीलिए जैसे आप बोल भी रहे थे कि उन्होंने सब शिप्स को कहा है कि थोड़ा थोड़ा रसल खेमा को ये सब खाली करो, हम सऊदी को यूएई को बताएंगे। शाही साहब, एक और बात है जो समझना चाह रहे हैं कि यूएई के पास जाहिर सी बात है उनको इतना मारा है, पहले भी जो 39 दिन की जंग हुई है, मतलब एयरपोर्ट पे भी मारा है और वो डेबरी गिरी वो कहते थे, लेकिन अच्छी खासी मार पड़ी है उनको। तब ये कुछ नहीं करा इन्होंने, रोज़ बयान दे करके रह गए। आपको लगता है कि यूएई इस हैसियत में है या उनकी औकात है, मैं बोल रहा हूँ औकात है कि वो ईरान से लड़ सकें या लड़ें? क्योंकि जिस तरीके से हम यहाँ लोगों की स्पीड देखिए, आप देखिए सुबह के 3 बज रहे हैं, मतलब लगभग यहाँ हमने बताया कि 1 बज रहे हैं लगभग, और आप सड़कों पर देखेंगे चहल पहले, गाड़ियों में झंडे लेकर के लोग अभी भी प्रोटेस्ट साइड से या जहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं वहाँ से निकल करके आ रहे हैं। तो इतनी तैयारी की ईरान ने, तो क्या औकात है यूएई की रिटेलिएट करने की, ईरान को मारने की? देखें, वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को हिट कर सकते हैं क्योंकि आइलैंड्स वहाँ आसपास है, ये सब वो कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कुछ बचेगा, क्योंकि ईरान अगेन जोग्राफिकल एरिया इतना बड़ा है, उसके जो यानी एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो वेरीड हैं, वाइड स्प्रेड हैं। दुबई कितना बड़ा है, अबू धाबी कितना बड़ा है, किसी से छुपा नहीं है। कंसंट्रेटेड अटैक होगी, वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि यूएई के साथ भी वही सिंक मनी सिंड्रोम हो रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। ठीक है। अमेरिका और इजराइल की मदद से पिछले कई सालों से यूएई ने अपने पांव एशिया के तमाम हिस्से और अफ्रीका में पसारे हैं और दुनिया को एटलीस्ट ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है कि वो भी एक किस्म का कोई मिडिल पावर टाइप की कोई वो चीज़ है, लेकिन वो है नहीं। जिस कंट्री की अपनी टोटल पॉपुलेशन उनके इंडिजीनियस पॉपुलेशन से 9 गुना ज़्यादा हो, वो प्रॉपर कंट्री तो नहीं है, वो तो एक बाज़ार है या वो एक सर्कस है जिसमें कि लोग आए हुए हैं। तो अब ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको ये लग रहा है कि अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो ये जो इतने बिलियंस हमने जो खर्च करके, ये तो टूट जाएगा, सबको लगने लगेगा तो ये तो किसी लायक नहीं है। आपको याद होगा जिस दिन सीज़ फायर हुआ था, उस दिन वहाँ के एक लीडर ने एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि वी स्टार्ट द जॉब वी फिनिश इट। तो किसी ने उसको रीट्वीट करते हुए अमेरिका के एक बड़े थिंक टैंक एनालिस्ट ने कहा था कि ये दुनिया की पहली जंग है जिसमें एक देश जिसने सिर्फ मार खाया है वो जीत की घोषणा कर रहा है। तो मतलब वो इंटरनेशनल इमेज उसकी यही है, तो आप इससे समझ सकते हैं। मतलब यूएई तो बाजार है ही है। दुबई में कोई क्यों जाता है? दुबई में आप जाते हैं खेलने कूदने, शॉपिंग करने, धंधा करने, मॉल जाते हैं, क्रिकेट देखने चले जाओ, यही सब हो गए, फुटबॉल हो रहा है, वो मतलब ये सब सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें सब भी भाड़े की है, वो सब भी भाड़े की है। वो भी देखें, यूएई ने अपने आप को बिल्ड किया है डिकेडेंस डिबॉचरी पे, और डिकेडेंस और डिबॉचरी सिर्फ जिनसी उससे मैं नहीं एतबार से नहीं कह रहा हूँ, हर किस्म का टैक्स चोरी करना है, टैक्स इवेजन करना है, दुबई आ जाओ, दुबई आ जाइए, कहीं आपने फ्रॉड किया है बच के भागना है, दुबई आ जाइए, बच्चेबाजी की है आपने, वहाँ से भाग रहे हैं, दुबई आ जाइए। अरे इस तरह के तमाम चीज़ जो है वो करके उसने एक बनाया, लेकिन उसको एज ए लिबरल पैराडाइज, क्योंकि हमारी सोच इतनी संकीर्ण है कि हम इस तरह के चीज़ों को लिबरल पैराडाइज की तरह से प्रेजेंट करते हैं कि देखें वहाँ पर तो ये नहीं है और कोई भेदभाव नहीं है और फलाना नहीं है, इट्स नॉट इवन अ प्रॉपर कंट्री। तो वो जो एक चिमेरा जो बना हुआ है वो यहाँ टूटता हुआ नज़र आ रहा है। तो उनका जो जिसको हम कहते हैं ना कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर करेंगे कि जो कॉस्ट लगा है और उससे जो उनको बेनिफिट मिला है वो सस्टेनेबल है या नहीं है, वो ये वॉर बताएगा। तो क्या सिंक मनी सिंड्रोम वो करना चाहते हैं कि भाई जो पैसे डूब गए, जो इज्जत डूब गई है, उसको उठाने के लिए ईरान पे हमला करेंगे और ईरान और डुबाएगा और मारेगा इनको, क्या वो ये चाहते हैं?
या क्या वो चाहते हैं कि भैया जो हो गया, कट योर लॉसेस एंड रन? तो ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, अब दूसरे हिस्से पर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने की एक लंबी ब्रीफिंग थी, वैसे उनके एक बच्चों के साथ उनका कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछे, तो वही सारी बातें उन्होंने घिसी पिटी कि उनकी नेवी ख़त्म हो गई, उनकी आर्मी ख़त्म हो गई, उनके एयर डिफेंस ख़त्म हो गए, उनके एयर डिफेंस ख़त्म हो गए। तो फिर कल अमेरिकी वेसल को कहाँ उन्होंने, जैसे आपने बताया, इस्फहान से मार दी मिसाइल। नहीं, दो, और आज की अपडेट ये है कि जो दो उनके शैरो टैंकर्स थे, रिफ्यूलर थे, वो 7700 स्क्वैकिंग करते हुए वहाँ से भागे हैं। वो स्क्वैकिंग तभी होती है जब वो इंजन फेलियर के तरफ इशारा करता है या कम से कम हाइड्रोलिक लॉस की तरफ इशारा करता है। 7700 स्क्वैकिंग कहते हैं उसको टेक्निकल ज़बान में। तो दो टैंकर का एक साथ होना, इतने बुरे कर्म, खैर बुरे कर्म तो हैं, लेकिन इतने भी बुरे कर्म नहीं है कि एक साथ आपको स्ट्राइक हो जाए। इसका मतलब है कि ये ईरानियन जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है उसके कारण ये हुआ है। यानी ईडब्ल्यू ने उनको ये किया। तो एक बड़ा इंटेंस एक उसके ऊपर एक बैटल चल रही है बिना गोली चले हुए, मतलब चल रहा है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सीज फायर है। बिल्कुल, तो वो चीज़ चल रही है। अब देखना है कि उसमें उसको किस तरह से परसीव करता है। बाज़ बयानों में अमेरिका रिट्रीट करता हुआ नज़र आता है। अब हेक्सेत ने कह दिया कि हम इसको दुनिया को सौंप देंगे, अब दुनिया की जिम्मेदारी है इसको खोलना, वो भी कह रहा है। आज हेक्सेत ने बोली है। ठीक है, ट्रंप ये कह रहा है कि ईरान को चाहिए कि वो सरेंडर करे। वाइट फ्लैग। अब वाइट फ्लैग कोई नहीं दिखा रहा ईरान के अंदर में। लेकिन तो समझ गए हम लोग जी, ऊपर से नीचे तक जिससे भी बात हो रही है, प्यादे से प्यादे और ऊपर से ऊपर तक का हर आदमी जो है वो इस बात को लेके है कि भाई अब ये शुरू किया है तो इसको तरीके से ख़त्म करना है। मतलब ये अब वाइट झंडे वंडे दिखाने की कोई। इनफैक्ट जो गाने बज रहे हैं यहाँ पर, हमने सुन रहे थे गाना, उसमें वो ये लोग कह रहे हैं कि पर्शियन में गाना है कि बहुत सही मार रहे हो, मारते रहो। तो सोचिए वो गाना इतना वहाँ का, यहाँ का समझ लीजिए कि हर जगह चौराहे पे बन गया कि भाई बहुत सही मार रहे हो, मारते रहो, ये सब गाने का नाम है। तो और यहाँ तक लोग बात कर रहे हैं कि आप न्यूक्लियर बम बना ही लो, क्योंकि अली खामनाई का फतवा था जो उनके इंतकाल के साथ ख़त्म हो गया है। तो न्यूक्लियर बम बना लो, इनकी औकात नहीं हो दोबारा हम पे हाथ लगाने की, हमारी तरफ देखने की। और सर एक बहुत बड़ी बात है कि देखें, जब अटैक हो रहा होता है और वो विजुअल्स आ रही होती है तो आपको लोगों को लगता है कि भाई पता नहीं क्या तेहरान नेस्तनाबूद हो गया है, कुछ हो गया। भाई तेहरान में जो बिल्डिंग डिस्ट्रक्शन जिनका हुआ है उसको खोजने में वक्त लगता है, उसको खोजना पड़ता है हमें शूट करने के लिए। वो ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि रास्ते से निकल रहे हैं और बिल्डिंग नेस्तनाबूद है कि मतलब कहीं आपने कैमरा लगा, वो हमें ढूंढ के जाना पड़ता है। याद रखें, तेहरान बहुत बड़ा शहर है। एक बस इसका अंदाज़ा लगा लें कि 160 से ऊपर तो मेट्रो स्टेशंस हैं, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि शहर का साइज़ क्या होगा। दिल्ली के साइज़ का शहर है, तो उतने बड़े शहर में ऑफ कोर्स डिस्ट्रक्शंस हुई हैं और हमने नुकसान हुआ है, लोगों की मौत हुई है। हमने आपको वीडियोस भी दिखाए हैं और वीडियो दिखाएंगे। इनफैक्ट और भी कुछ वीडियोस अभी आएंगे आपके पास। लगातार हमने बहुत माल इकट्ठा कर रखा है आपके लिए। लेकिन ये समझना कि तेहरान का 1% भी कुछ बिगड़ा होगा टोटल उसकी ज़मीन का, उसके एक्सपेंस का, या 0.1% में भी कुछ हम डिस्ट्रक्शन आपको हुई होगी तो वो नहीं हुई है। और याद रखें, ये तब जब अमेरिका और इजराइल ने अपने पूरे मिसाइल के ज़ख़ीरे का 50% शुरू के 72 घंटे में मार दिए थे। सोचिए। तो स्केल देखें, हम कई बार ऐसा होता है कि हम स्केल जो हैं वो भूल जाते हैं। तो यहाँ भी स्केल बहुत बड़ा है। तो स्केल में वो हम लोग को आप जब डालेंगे फिर आपको कंपैरिजन पता चलेगा। और आखिरी बात, जाते जाते ईरान ने डॉक्ट्रिन ऑफ हॉर्मुज़ जारी किया है और अब हॉर्मुज़ से आज लग रहा है, जो पता चल रहा था, एक आधी शिप भी नहीं निकलने दी है ईरान ने। पूरी तरीके से हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है। तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ट्रंप से पूछा गया तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो ट्रंप ने बोला कि तुम्हें तेल के दाम की पड़ी है, ये lunatics will have nuclear weapons. Lunatics, we cannot have lunatics to have the nuclear weapon. मतलब कह रहे हैं तुम्हें तेल की पड़ी हुई है, इन लोगों के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा। इस तरीके की बातें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तो परमिट देगा या नहीं, पहले आप ईमेल करिए, फिर वो आपको अप्रूवल देगा, फिर आपको पर्ची देगा, फिर आप पैसा दीजिए, पैसा देने के बाद आपको पर्ची देगा, फिर पर्ची दे के आप जो रूट बताएगा IRGC ने भी उस रूट से आपको जाना पड़ेगा। भाई हम लोग यही सरस्वती पूजा में बिहार में करते थे, अपना लगाते थे, उसमें एक ऐसे लगाया, भाई डोनेशन दीजिए, सरस्वती माता का पूजा कर रहे हैं, और उसके बाद वो खोलते थे, फिर गाड़ी उधर से निकलती थी भाई। तो वैसे ही पर्ची कटेगी
और फिर गाड़ी निकलेगी। बिल्कुल यही कह रहा है। तो ये पिछले 24 घंटे का अपडेट है और बहुत अब देखना है ज़्यादा ज़्यादा कि यूएई रिटेलिएट करता है या नहीं करता। और ईरान कह रहा है कि सुनो देखो हमने तुम पर हमला नहीं किया है, अगर तुमने हम पर हमला किया तुम्हारी धरती से, बहुत बड़ तुम्हारी धरती से, यानी अगर यूएस ने भी तुम्हारे बेस से हमला किया, देखो उसमें तो धुआं उड़ा देंगे। मैकेनिज्म यही है ना कि अगर यूएस को लैंड इन्वेजन करना है तो वो यूएई से करेगा। तो ईरान पहले ही यूएई को चेतावनी दे रहा है कि देखो लैंड इन्वेजन का तो जो हम करेंगे, लेकिन उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि यूएई ना रहे, ठीक है, तुमको अपने में मिला लें, क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक तो सब ईरान ही था। तो ये है। बाकी द रेड माइक पर लगातार हमारी कवरेज जारी है और आज एक बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू किया है, थोड़ी देर में आएगा और शायद वो इंटरव्यू आपने उस व्यक्ति को देखा होगा। उस व्यक्ति का नाम है इस्माइल बागाई, जो ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, वो भी आप देखेंगे, कहीं मत जाइए। द रेड माइक पर ईरान से हमारी कवरेज लगातार जारी है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।